हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा ग्रोथ सेंटर नहीं बन पाया। कैसे ये बजटिंग तय होती है, कुछ बजट के क्या प्रोटोकॉल्स भी होते हैं? आई एम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आई एम नॉट होल गवर्नमेंट। लोकतंत्र में एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं, स्वाभाविक रूप से होने भी चाहिए। आपने जो जमीन की रजिस्ट्रीज के रेट जी। आपने जिस तरह से बढ़ाए थे, आपको उस डिसीजन को वापस भी लेना पड़ा। आपको पेपर फ्री रजिस्ट्री मिलेगी। रजिस्ट्री होते ही रजिस्ट्री के पेपर्स आपकी ईमेल में, व्हाट्सएप में अपने आप आ जाते हैं। एनसीआर, जिस तरह से एक रायपुर एनसीआर की भी आपने एक पेशकश की। छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का गढ़ कहा जाता है। अनुकंपा की सरकारी नौकरी मिल रही थी। मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मुझे बोला कि बेटा कुछ जीवन में बड़ा करो। इतनी सब्सिडीज अगर हम देते हैं तो फिर जी। वो रेवेन्यू चरमराता नहीं है। 5 सालों में 5 लाख इंडस्ट्री सेक्टर में रोजगार क्रिएट होने की संभावना। क्या स्ट्रेंथ आप मानते हैं छत्तीसगढ़ की, इसकी वजह से हम एक ग्रोथ हब के रूप में यहाँ पर हम डेवलप कर सकते इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे, इसके लिए हमने गति का बजट बना। 1000 अगर रोजगार कोई छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए क्रिएट कर रहा है तो ये सुविधा हैं? मिलेगी। अगर कोई एक युवा है वो बिजनेस करना चाहता है जी, तो बिजनेस के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज है? टेक्सटाइल बहुत ज्यादा रोजगार पैदा कर सकता है। 2 साल 4 स्ट्रगल के हो सकते हैं, लेकिन कहाँ आप इंस्पायर हुए, कहाँ टर्निंग पॉइंट? दिनों में हमारा काम हो तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कलेक्टर बड़ा तोप चीज होता है। इस पूरे सफर में क्या बदला और क्या नहीं बदला? मैम एक्चुअली हर इंसान की ज़िंदगी की 2 कहानियाँ होती हैं, एक जिसे दुनिया देखती है और दूसरी जिसे वो खुद जीता है। आज यूजेट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में जो मेहमान हमारे साथ आने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ भी बहुत दिलचस्प हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानियों में सफलता है, संघर्ष है, असफलताएं भी हैं। कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं उनकी ज़िंदगी की। तो आइए रूबरू होते हैं। सो लेट्स वेलकम छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी जी। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। थैंक यू मैम जी। सबसे पहले तो मैं आपसे, जो कि शायद आपसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल पूछूंगी कि एक गांव का एक बच्चा जी आईएएस तक का सफ़र, आईएएस से एक राजनेता तक का सफ़र, जी इस पूरे सफ़र में क्या बदला और क्या नहीं बदला? मैम एक्चुअली लाइफ तो काफ़ी चेंज होती है और किसी भी व्यक्ति की जीवन में गतिशीलता होनी चाहिए। हमेशा एक अच्छे की ओर, सकारात्मक की ओर लाइफ को हमेशा पुश करना चाहिए, आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। और इस दृष्टिकोण से मेरी लाइफ की जर्नी काफ़ी टर्निंग से भरी रही। बट बेसिकली जैसा कि आपने कहा कि क्या नहीं बदला, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है मैम कि जो मैं गांव में बेसिकली एक जो वैल्यू सिस्टम होता है, एक जो ग्राउंडेड रहने का नेचर होता है, वो ईश्वर कृपा से मेरे अंदर रहता है। और कोई भी चीज़ जो भी मैं करता हूँ उसमें मुझे काफ़ी क्लियरिटी रहती है। कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जितने पक्ष हो सकते हैं सब सोचने की कोशिश करता हूँ। और एक सामान्य व्यक्ति रहने की कोशिश करता हूँ कि ईगो, अहंकार, ये सब चीज़ें ना आ पाएँ। और हमेशा मैं ईश्वर से भी प्रार्थना ही करता हूँ कि जितना भी ऊपर चला जाऊँ कभी गुमान ना हो, और कितना भी नीचे भी जाऊँ तो कोई गम भी ना हो। ये ईश्वर कृपा से बना रहता है। और उसी कारण से लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बिना कोई दिक्कत के मैं हैप्पीली फेस कर पाया हूँ आज तक। और ईश्वर से अभी भी प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये कैरेक्टर बना के रखें, कभी भी कितना भी नीचे जाएं, कितना भी ऊपर जाएं, ना गम हो ना गुमान हो, ये मैं चाहता हूँ। और बदलाव तो मैम एक्चुअली लोगों की दृष्टि से ज़्यादा बदलाव आते हैं कि कभी आप गांव में एक सामान्य बच्चे हो, कलेक्टर बन जाते हो तो लोगों का नज़रिया ज़्यादा बदल जाता है कि ये तो कलेक्टर हो गया, राजधानी रायपुर का कलेक्टर हो गया। राजधानी रायपुर के कलेक्टर हो, पॉलिटिक्स में आप जैसे जाता हूँ तो हमारी पार्टी भी चुनाव हार गई थी, हम भी चुनाव हार गए, तो लोगों का नज़रिया बदलता है ज़्यादा कि भाई ये तो कलेक्टर था, पटवारी भी नहीं रहा, ताने भी मारते थे लोग। तो मैम वो लोगों का नज़रिया ज़्यादा बदलता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करने के बाद अगर आज हमारी पार्टी अगर वित्त मंत्री का दायित्व देती है कि एक कैबिनेट मंत्री का दायित्व देती है तो लोगों को लग सकता है कि बहुत बड़ा हो गया। तो लेकिन मेरे को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को उसी में मैम आनंद रहता है, मुझे कोई बदलाव नहीं होता। ऑब्वियसली जब आप बड़े पोस्ट पे होते हैं
तो आपकी व्यस्तताएं बहुत बढ़ जाती हैं, स्पेशली जो अच्छा काम करना चाहता है उसके लिए बहुत व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं। उसके कारण से आप मतलब सामने दिख सकते हो कि भाई आप व्यस्त हो, इधर नहीं मिल पा रहे हो, उधर नहीं मिल पा रहे हो, तो लोगों को कई बार एक भ्रम होता है कि ये बदले तो नहीं है, लेकिन मेरा सोच वही रहता है, जब आप किसी भी पब्लिक पोस्ट पे होते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, तो आपकी टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों में भी लगाना चाहिए जिससे राज्य का भला हो, लोगों का भला हो। वो दिखता नहीं है कि जैसे कि आज कोई वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहा है, तो राज्य के वित्तीय व्यवस्था को चलाना आज के जमाने में बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए आपको डेली 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगाना पड़ता है, तब जाके वो काम हो पाते हैं। अब उसके कारण बाकी चीजों में टाइम कट होता है, तो लोगों को कई बार भ्रम होता है कि बदल गए हैं क्या, बट ऐसा नहीं है। सही बात बोली आपने ओपी जी, क्योंकि वित्तीय किसी भी स्टेट के वित्तीय विभाग को देखना है, क्योंकि हम अगर एक घर की भी बात करें तो एक घर के वित्त को संभालना और उसे कहाँ कितना लगाना है, ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इतना बड़ा स्टेट अगर हम देखें, और लोकतंत्र के कारण मैम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के, और स्वाभाविक है किसी भी सरकार से, किसी भी सिस्टम से एक्सपेक्टेशन होना भी चाहिए, बट अल्टीमेटली पार्टी की, संगठन की, सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, सबकी प्रायोरिटी तो कहीं ना कहीं तय करनी ही पड़ती है। उसके कारण बहुत सारे लोगों की इच्छानुसार चीजें नहीं हो पाती, उसके कारण सरकार को पूरे सिस्टम को कोप भाजन भी बनना पड़ता है। लेकिन जो वित्तीय व्यवस्था होती है, ओवरऑल निर्णय सरकार को सबको मिल करके सामूहिक रूप से लेना पड़ता है। तो किस तरह से ये निर्णय लिए जाते हैं? क्योंकि कुछ देर पहले ही कहा कि आप अपने डिसीजन बहुत क्लैरिटी के साथ लेते हैं जी, लेकिन अभी देखा गया है कि कुछ ऐसे डिसीजंस थोड़े से बहुत क्लैरिटी के बाद, ऑफ कोर्स आपने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देखने के बाद डिसीजंस लिए होंगे, बट कहीं ना कहीं वो या तो लोगों को वो सही नहीं लगे, या बाद में आपको भी लगा कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी रीज़न रहा होगा। तो क्या मतलब कश्मकश रहती है, और उस वक्त फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? मैम देखिए, जो भी सरकार के निर्णय होते हैं वो तो बहुत ही सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारी पार्टी का भी वो सिस्टम है, और संविधान भी सरकार को एक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के साथ चलने की बात करती है। तो जो कैबिनेट होता है, बड़े डिसीजन होते हैं, उसमें कैबिनेट में सारे मिनिस्टर, सारे सीएम साहब की उपस्थिति में मिलकर के सब लोगों के आचार विचार के बाद सामूहिक निर्णय होते हैं। और कई चीज़ों में होता है कि कम्युनिकेशन जिस तरह का होना चाहिए वो कई बार नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्रिएट होती हैं। और उसको भी सरकार में कोई भी चीज़ होता है तो उसको कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है, किस सोच के साथ वो निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें आगे आने वाले समय में सुधार मिलेगा कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली पहुंचे, ताकि गलतफहमी ना। मैम एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आई एम नॉट होल गवर्नमेंट जी। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी चीज़ें हमारी सरकार ने बहुत अच्छा की हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बट मुझे लगता है कि उन कामों का कम्युनिकेशन जिस तरह से करना चाहिए उसको हमको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और आप जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, आपने अभी तक 3 बजट पेश किए हैं जी। अगर एक आम नागरिक अगर सोचता है बजट को, तो वो उसके लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता है। एक दिन पहले से वो तैयार होता है कि अब बस कल बजट डिक्लेयर होने वाला है, हम देखें, और सबकी सिर्फ यही चाहत होती है कि हमें क्या राहत मिली है, हमें क्या मिला है। हर वर्ग को ये राहत होती है। तो कैसे ये बजटिंग तय होती है? कुछ बजट के क्या प्रोटोकॉल्स भी होते हैं? हमने ऐसा सुना है कि जब आप बजट के डिस्कशंस होते हैं तो कोई अधिकारी बाहर नहीं जा सकता, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कैसे ये ओवरऑल प्रोसेस होता है, एक ले पर्सन अगर समझना चाहे तो? मैम हर तरह से इनपुट्स हर तरह से लिए जाते हैं, सब तरफ से इनपुट्स लेते रहते हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग यूनियन के तरह तरह के लोगों की इनपुट्स रहते हैं, साल भर वो इनपुट्स आते रहते हैं। उन सब के आधार पर सरकार ओवरऑल बैठ कर के निर्णय करती है। प्रोटोकॉल्स रहते हैं गोपनीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई चीज़ बाहर ना जाए, और बड़े एक्सपेक्टेशंस के बीच में 3 साल के बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में काफ़ी अच्छा करने का प्रयास किया गया है। और आज देश के विभिन्न राज्यों की स्थितियों को आप देखेंगे, उन परिस्थितियों में बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ मैनेज हो पाया है। पहला बजट जो हमारा आया था वो मोदी जी के ज्ञान की थीम पर आधारित था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके वेलफेयर के लिए हमको काम करना था। मोदी की गारंटी पर हमको फोकस करना था। चाहे 3100 रुपया धान हो, 21 क्विंटल धान की खरीदी हो, 18 लाख गरीबों को आवास देना हो। ऑब्वियसली वो मोदी जी की योजना है, लेकिन 40% स्टेट शेयर भी लगाना पड़ता है, वही 12,000 करोड़ रुपए है। धान खरीदी जो करते हैं उसमें लगभग साल का 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
कि महतारी वंदन योजना जो हमारी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता थी, उसमें लगभग 68 लाख माताओं बहनों को आज की तारीख में वो बेनिफिट दिया जा रहा है। उसमें लगभग 8,000 करोड़ का खर्च होता है हर साल में लगभग। इसी तरह से 2 साल का बोनस दिया गया लगभग 3,700 करोड़ रुपए का। इसी तरह से तेंदुपत्ता 4,000 की जगह में 5,500 किया गया। तो वही मैं भूमिहीन जानना मजदूरों के लिए 6 जी। लाख लोगों को 7,000 की जगह में 10,000 दिया गया। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश की। वहीं दूसरी बजट जब आया तो हमने पूरा फोकस किया कि भाई ये योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, आवास की योजना, माताओं बहनों की योजना, कि ये सब चीज़ें अच्छे से कैसे चलती रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। इसके लिए हमने गति का बजट प्रस्तुत किया, जो सेकेंड बजट लाया। G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस थीम के साथ लाए कि भाई जब तक प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अधोसंरचना विकास नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री ग्रोथ करके जॉब क्रिएट नहीं होंगे, तब तक ये स्कीम भी सर्वाइव नहीं करेंगे। क्योंकि स्कीम इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा तो रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू रहेगा तभी स्कीम रहेगी। वही मेरा पूछना था कि इतनी सब्सिडीज अगर हम देते हैं तो फिर वो रेवेन्यू चरमराता नहीं है कि निश्चित रूप से चरमराएगा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। होगा। आजकल आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश का हालत देखिए कि वहाँ पर कुछ कैटेगरी के अधिकारियों के सैलरी को 6 महीने के लिए 30% सैलरी को डिफर किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अभी कुछ कैटेगरी के अधिकारियों के सैलरी को 20% सैलरी को 6 महीने के लिए डिफर किया गया है, मतलब 6 महीना दे नहीं रहे सैलरी को। इस तरह के हालात हिमाचल में बने हैं। पंजाब का आज हालत देख लीजिए, कर्नाटक का हालत देख लीजिए, तेलंगाना का हालत देख लीजिए। बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत तेज़ी से खराब हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ी से इंश्योर करना किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और विशेष करके नई इंडस्ट्री पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई है, उसमें जॉब क्रिएशन पर, रोजगार सृजन पर बहुत ज़्यादा फोकस है। पहले जो इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत जो छूट दी जाती थी इंडस्ट्री वाले को, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर होता था कि भाई कोई अगर 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको इतनी सब्सिडी मिलेगी, 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको इस तरह की सब्सिडी मिलेगी। अब वो पूरे नॉर्म्स को बदल दिया गया है कि 1,000 अगर रोजगार कोई छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए क्रिएट कर रहा है तो ये सुविधा मिलेगी। 3,000 अगर रोजगार क्रिएट कर रहा है तो ये सुविधा मिलेगी। अभी आप देखे होंगे कि लास्ट वीक मैं और इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री जी कहने पर टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करने गए थे नवा रायपुर में। तो एक टेक्सटाइल पार्क आ रहा है 9 एकड़ एरिया में और 235 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर। मात्र 235 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक ही शिफ्ट में 4,600 रोजगार वहां पे क्रिएट हो रहे हैं। 4,600 दोनों शिफ्ट को मिला लेंगे अगर भविष्य में अच्छे से सक्सेस हुआ तो 8,000-9,000 रोजगार क्रिएट होंगे। जबकि जैसे स्टील सेक्टर है, पावर सेक्टर है, जो छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, उसमें 235 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें बड़ी मुश्किल से 40-50 लोगों को रोजगार मिलेगा या 4,600 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो पूरा इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो हो रहा है आज, उसको रोजगार सृजन से जोड़ा गया है। सर्विस सेक्टर पर, टेक्सटाइल सेक्टर पर, इस तरह की चीज़ों को, नॉन पॉल्यूटिंग सेक्टर पर फोकस किया गया ताकि छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और मैक्सिमम सब्सिडी छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को रोजगार देने पर ही वो सब्सिडी मिलेगी। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो इससे मैम आने वाले 5 सालों में 5 लाख इंडस्ट्री सेक्टर में रोजगार क्रिएट होने की संभावना है। मोभी जी, आपने अभी इतनी सारी जो बातें कही, आप बहुत, आपके थॉट्स भी क्लियर लग रहे हैं। आपको क्या करना है आपको वो पता है, कैसे करना है वो पता है। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी एक जो प्रशासनिक पृष्ठभूमि रही है, आप बहुत ही ज़मीनी तौर पर चीज़ों को जानते और समझते रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें तो अभी कुछ दिनों से जनता आपसे थोड़ा सा, मतलब उनको आपसे शिकायतें बहुत हैं। तो वो क्यों हैं शिकायतें, जबकि अगर आप अपने काम के लिए इतना समर्पित हैं और आप सोच समझ के कर रहे हैं चीज़ों को क्लैरिटी से, और आपको पता है कि इसका फ़ायदा जनता को ही मिलने वाला है, फिर क्या ऐसी वजह है, क्या गैप है वो ब्रिज की जो ये कम्युनिकेशन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है? लोकतंत्र में मैम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं, स्वाभाविक रूप से होने भी चाहिए। और मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी वित्तीय निर्णय, फिनेंशियल डिसीजन, कोई फिनांस मिनिस्टर का, एक व्यक्ति का, एक विभाग का नहीं होता है। बाकी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल डिसीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिनेंशियल डिसीजंस पूरी सरकार करती है। और कैबिनेट में सब मिल करके, कोई भी वित्तीय विषय रहता है उस पर सब मिल करके चर्चा करके ही जैसा डिसाइड होता है उस आधार पे करते हैं। अब जो भी सरकार की वित्तीय कैपेसिटी है वो तो सीमित है।
और कोई अलग से कोई घर से पैसा तो ला नहीं सकता, और वो मैं सबके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे कैबिनेट में रख देता हूँ, और उस पर फिर जो सरकार ओवरऑल सब लोग मिल करके चर्चा करके निर्णय करते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन कई बार थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण लोग सोचते हैं कि यही कर रहे होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक चीज मुझे लगता वही है, आपकी पृष्ठभूमि को देखकर सोचते होंगे कि भाई ये प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, हाँ, तो जी, ये अपना बताते होंगे। बट राजनीति ऐसे नहीं चलती, पार्टी ऐसे नहीं चलती, सरकार ऐसे नहीं चलती। अब तो लीडरशिप जैसे डिसाइड करते हैं, और सब लोग मिल करके सामूहिक निर्णय होते हैं, बड़े निर्णय, और विशेष करके वित्तीय निर्णय तो सामूहिक निर्णय ही होते हैं कि भाई मान लीजिए आज राज्य की इतनी क्षमता है तो उसको किस चीज में उपयोग करना है। ये तो पूर्णतः पार्टी, संगठन, सरकार, सीएम साहब, कैबिनेट सब मिल करके तय करते हैं। और जरूरत के हिसाब से भी होता होगा, जैसे घर में भी होता है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो सबसे पहले कहाँ खर्च करें। ऑब्वियसली मैम, और वो कोई असीमित नहीं है। आज दूसरे राज्यों के हालात का हम कोई विश्लेषण ही नहीं करते। कई राज्य हैं जहाँ पर तो स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ पे तनख्वाह भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो वैसी स्थिति हमारे राज्य का ना आए। कोई आज देखिए, इतना सारा मैंने मोदी की गारंटी का जिक्र किया, उसके बाद भी हम लोग चाहे सड़क के लिए पैसे सैंक्शन करने की बात हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे सैंक्शन करने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्वीकृति देने की बात हो, नर्सिंग कॉलेज 8 जो थे 24 साल में उसको 24 बंद करने की बात हो, फिजियोथेरेपी कॉलेज 1 था उसको 8 तक पहुंचाने की बात हो, इसमें भी हमने कोई कमी नहीं होने दी है। सड़क के लिए स्वीकृति के मामले में मैं बताना चाहूँगा, पिछले 3 सालों में इतनी स्वीकृति होती थी, लास्ट 1 साल में उतनी स्वीकृति दी गई, और मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में उसका अच्छा काम भी दिखेगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, ये लोग अगर अच्छे से खींच रहे हैं तो अच्छा काम भी दिखेगा। तो वो चीज़ें भी करने का हमने पूरा प्रयास किया। तो पैसा सीमित रहता है, उसको कैसे उपयोग करना है उसको सब लोग मिल करके तय करते हैं। बीच में एक बहुत ही चर्चित वो रहा कि आपने जो जमीन की रजिस्ट्री के रेट आपने जिस तरह से बढ़ाए थे, और उसका काफ़ी विरोध भी हुआ, और फिर बाद में आपको उस डिसीजन को वापस भी लेना पड़ा। तो क्या रीज़न था? मतलब आपको लगता है कि आपसे पहली बार डिसीजन लेने में गलती हुई, या फिर आपने दबाव में आकर के दोबारा चेंज किया? क्या 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 वजह रही? मैम, रजिस्ट्री में जितने रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको बताने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटा चाहिए। इतने सारे अच्छे काम जनता के हित में हुए हैं वहाँ पर। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों से कांग्रेस के समय को जोड़ करके जमीन के गाइडलाइन रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि कांग्रेस के ज़माने में 30% का माइनस कर दिया गया था। इसका सीधा नुकसान पहुंचता है, जब भूमि अधिग्रहण होता रहता है किसानों का तो उनको मुआवजा भी कम मिलता है। जब आप गाइडलाइन रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो किसानों को मुआवजा भी कम मिलेगा। दूसरा, मिडिल क्लास के आदमी को जब खरीदना होता है तो उसकी रजिस्ट्री कम में अगर हो रही होती है तो उस पर लोन भी कम मिलता है। तो इसके लिए रजिस्ट्री का रेट, गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस एक प्रमुख कारण ये था। दूसरा प्रमुख कारण मैं बताना चाहूँगा कि भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट में बड़े बड़े घोटाले हुए। उसके पीछे एक कारण था कि स्क्वायर फीट पे एक अलग रजिस्ट्री होती थी और हेक्टेयर दर पे अलग रजिस्ट्री होती थी। तो जो जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, तो उसको स्क्वायर फीट रेट को समाप्त करने का चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक कमेटी बनी थी, उसने स्क्वायर फीट रेट को समाप्त करने की कोशिश की। उसके आधार पर हेक्टेयर रेट में कई जगह अव्यवहारिक निर्णय हो गए थे, इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा। तो मैंने जब ये विषय हुआ, अधिकारियों के स्तर पर वो निर्णय हुआ था, चीफ सेक्रेटरी साहब के कमेटी के माध्यम से हुआ था, पर ठीक है, मेरा विभाग है, मैंने जिम्मेदारी भी ली, मैं सामने भी आया, मीडिया के सामने भी आया, और मैं साफ तौर पे सब लोगों को बोला कि जो भी अव्यवहारिक हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। हमने निर्णय कोई वापस नहीं लिया, जो अव्यवहारिक चीज़ें थी उसको ठीक करने का काम किया, और एक रीजनेबल वृद्धि भी की गई है। तो एक रीजनेबल वृद्धि भी की गई है, और जहाँ जहाँ पे अव्यवहारिक हो गए थे उन पक्षों को ठीक भी किया गया। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, रजिस्ट्री में आप रजिस्ट्री कार्यालय आज जाइए, आपको पेपर फ्री रजिस्ट्री मिलेगी, आपको पूरा डिजिटल टाइप से रजिस्ट्री मिलेगी, जैसे बिना इंटरफेरेंस के आप जा कर के आसानी से अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। ऑटो म्यूटेशन तक का हमने रिफॉर्म लाया। एक नामांतरण कराने के लिए किस तरह से लोगों को भटकना पड़ता था, किस तरह से भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, ऑटो म्यूटेशन का भी हमने प्रावधान किया। राजस्व, बहुत सारे राजस्व के विषय राजस्व में अलग होता है, पंजीयन ही मेरे पास है, राजस्व मेरे पास नहीं है। तो पंजीयन की दृष्टि से जितने रिफॉर्म्स हो सकते थे, चाहे उसमें ऐप की बात हो, जो लोकेशन को डिसाइड करता है, सुगम ऐप, उसमें जा कर के आप
जा करके फ़ोटो खिंचा करके रजिस्ट्री करते हैं, जिससे गलत जगह में आप रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। हक त्याग का विषय हो, उसमें लोगों को हमने छूट दिया। हक त्याग करने में या बंटवारा करने में पहले 0.8% शुल्क लगता था, उसे हमने सीधा 500 कर दिया ताकि लोगों को सुविधा हो। जैसे जो शेष लगता था कांग्रेस के ज़माने में, राजीव मितान के नाम से शेष लिया जाता था, उस शेष को समाप्त कर दिया गया। माताओं बहनों के लिए हमने पंजीयन शुल्क जो था, रजिस्ट्री फीस, उसमें 50% की छूट देने का काम किया। तो ये जो भी रिफॉर्म किए गए हैं, ये रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाया गया था, रिफॉर्म की दृष्टि से कदम उठाया गया था। और जो अव्यावहारिक पक्ष थे उनको ठीक किया गया है और रजिस्ट्री के पूरे सिस्टम को बहुत क्रांतिकारी ढंग से उसमें चेंज लाया गया है और काफ़ी लोग उसको रियलाइज कर रहे हैं। 1 साल के अंदर देखिएगा लोग की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, भ्रष्टाचार समाप्त किया गया, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मिलेगा। और भारत सरकार आज विभिन्न राज्यों को हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल को देखने के लिए भेज रही है, जहां ऑटो म्यूटेशन तक हो रहा है। रजिस्ट्री का पूरा अपॉइंटमेंट आदमी को ऑनलाइन मिल रहा है। रजिस्ट्री होते ही रजिस्ट्री के पेपर्स आपकी ईमेल में, व्हाट्सएप में अपने आप आ जाते हैं और चंद दिनों के अंदर ऑटोमेटिक किसी पटवारी के पास जाए बिना, किसी तहसीलदार के पास जाए बिना नामांतरण भी हो जा रहा है, ताकि एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था को रोका जा सके। लोग रियलाइज करेंगे जब कोई चेंज होता है तो शुरू में चेंज में दर्द होता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग सरकार को या जिम्मेदार पद पर बैठे हैं आप, तो केवल लोकप्रिय निर्णय नहीं लेने चाहिए, लोक हित के भी निर्णय लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। एक चीज़ और आपने भी एक पेश की कि जैसे दिल्ली एनसीआर, जिस तरह से एक रायपुर एनसीआर की भी आपने एक पेशकश की है, जी। तो क्या होगा ये पूरा मॉड्यूल, क्या होगा और कौन से शहर इसमें लिए जाएंगे और क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि दुनिया में आज विभिन्न देशों के विकसित अर्थव्यवस्थाओं की इकोनॉमी को देखेंगे तो एक ग्रोथ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका बड़ा ग्रोथ सेंटर नहीं होगा तब तक इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, और रेवेन्यू जब तक जनरेट नहीं होगा, आप गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, माताओं बहनों की, गरीब के आवास बनाने की, भूमिहीन मजदूर को पैसा बांटने की, तेंदुपत्ता वाले को पैसा बांटने की आप कोई स्कीम चला नहीं सकते हैं। जैसे अमेरिका का उदाहरण लेंगे, केवल न्यूयॉर्क में $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारे पूरे देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, केवल न्यूयॉर्क शहर की इकोनॉमी लगभग $2.5 ट्रिलियन की है। तो इस तरह के ग्रोथ हब रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। राष्ट्रीय स्तर पे भी मैं बताना चाहूँगा कि आप तेलंगाना को ले लीजिए, बिना हैदराबाद के तेलंगाना की अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर वहाँ तेलंगाना के रेवेन्यू को आप हैदराबाद के रेवेन्यू को आप माइनस कर देंगे तो तेलंगाना की सारी स्कीम बंद हो जाएगी, सैलरी बंटना बंद हो जाएगा। इसी तरह से आप कर्नाटक में बेंगलोर को माइनस कर देंगे तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा ग्रोथ सेंटर नहीं बन पाया ऐतिहासिक रूप से। आज रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, दुर्ग, इस अपने नवा रायपुर, रायपुर, बिरगांव, इस सबको जोड़ करके एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बन सकता है। और जब एक ग्रोथ सेंटर बनेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था, पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। कैसे बनेगा? मैं जैसे एक ग्रोथ सेंटर के रूप में इस एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा, रोजगार पार्क यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पब्लिक मोबिलिटी के लिए मेट्रो जैसी परियोजनाएं होंगी। तो एक अच्छा ग्रोथ हब के रूप में पूरा सेंटर डेवलप होगा। उससे जो रेवेन्यू क्रिएट होगा, उससे हम बस्तर का विकास, सरगुजा का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, मैदानी क्षेत्र के सुदूर गांवों का विकास कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं बस्तर सरगुजा के विकास के, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के, प्लेन एरिया के, दूरस्थ गांवों के, दूरस्थ क्षेत्रों के विकास की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए सरकार को, और वो रेवेन्यू आएगा ग्रोथ सेंटर से। तो हमको बस्तर सरगुजा की भी हम बात करते हैं, हम एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में डिफाइन करते हैं। इस बार का बजट भाषण आपने सुना होगा, बस्तर सरगुजा पर हमारे पहले का 1/3 स्पीच पूरी तरह से डेडिकेटेड था। बट एट द सेम टाइम हम रायपुर SCR की भी बात करते हैं, कैपिटल सिटी की भी बात करते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को मजबूती मिले और एक रेवेन्यू जो जनरेट होगा उससे पूरा छत्तीसगढ़ विकास कर पाएगा। तो क्या स्ट्रेंथ आप मानते हैं छत्तीसगढ़ की ऐसी की एक स्ट्रेंथ पॉइंट है और इतना ये पोटेंशियल है कि उसकी वजह से हम एक ग्रोथ हब के रूप में यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं? निश्चित रूप से मैम, मैं छत्तीसगढ़ की जितनी संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का गढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अमीर धरती के गरीब लोग की संज्ञा भी दी जाती रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की संभावनाएं अनंत। बहुत प्रयास भी हुए छत्तीसगढ़ बनने के बाद, बहुत प्रयास भी हुए, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, अच्छी भी हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत बड़ी संभावनाओं को हम साकारित कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, यहाँ का जो इकोनॉमी है, मोटा मोटी
वो माइनिंग, स्टील, कोयला, पावर इसी के आसपास केंद्रित रहा। जबकि अभी मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा था, टेक्सटाइल की अभी मैं बात कर रहा था, टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकता है। इस तरह के सेक्टर्स पे अभी चैलेंज हैं, शुरू करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर इस सेक्टर में हम थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़े रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इसी तरह से हेल्थ केयर सेक्टर है, हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हैदराबाद है, वहाँ लोग कितने सारे लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। जब हेल्थ सेक्टर में 500 करोड़ का कोई अस्पताल आएगा, उससे कई हजार लोगों को रोजगार मिल जाता है। 500 करोड़ के अगर अलग अलग हॉस्पिटल बन जाएं तो कई हजार लोगों को उससे रोजगार मिल जाएगा। वहीं 5000 का स्टील फैक्ट्री लगेगा तो कुछ चंद लोगों को ही रोजगार मिलता है, उसमें रोजगार कम क्रिएट होता है। तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ की स्थितियाँ थी हमारे छत्तीसगढ़ की, उसके कारण वो सेक्टर ग्रो की हैं, वो अपने जगह से चल रहे हैं। लेकिन आज हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, वेडिंग्स डेस्टिनेशन के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ को डेवलप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में हम छत्तीसगढ़ को डेवलप कर सकते हैं। आरसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर को सरकार के प्रयासों के कारण अपना सेकेंड होम बनाया। यहाँ पे आज इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहे हैं नवा रायपुर में। आप सोचिए अगर एक क्रिकेट मैच होता है तो कितने सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में विजिट करते हैं, कितने होटल्स की बुकिंग होती है। अगर होटल की बुकिंग होती है तो होटल में कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। गाड़ियों का मूवमेंट होता है तो कितने हमारे ड्राइवर भाई बहनों को रोजगार मिलता है। वहाँ पर किसी का ठेला, किसी का पॉपकॉर्न, किसी का कुछ कुछ बिकता है, उससे कितने लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। ओवरऑल इकोनॉमी चलती है। और सबसे बड़ी बात हमारे छत्तीसगढ़ के लिए परसेप्शन प्रॉब्लम था। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बोला जाता था कि ये तो नक्सल प्रदेश है। आप रायपुर में रह रहे हो, रायगढ़ में रह रहे हो, बिलासपुर में रह रहे हो, कहीं पर बॉम्बे दिल्ली में जाए, हम छत्तीसगढ़ से हैं, अच्छा आप लोग सेफ तो रहते हैं। इस तरह से बात तो ये करते होता थे। था कि छत्तीसगढ़ कहाँ, झारखंड में है क्या, कोई ये है? बोल देता भी था बोल देते थे। छत्तीसगढ़ बोले रांची राजधानी है क्या। ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है कि कोई बोले रायपुर से आया हूँ तो अच्छा झारखंड से आए, ऐसे भी लोग बोल देते। तो आज छत्तीसगढ़ को एक नेशनल मैप पे लाना, इंटरनेशनल मैप पे भी लाना बहुत जरूरी है। और अगर एक क्रिकेट मैच होता है छत्तीसगढ़ में तो सैकड़ों करोड़ का, 200-400 करोड़ का ब्रांडिंग के बराबर ब्रांडिंग होता है। 20-20 करोड़ लोग मैच देखते हैं ऑनलाइन, टीवी और अन्य माध्यमों से। 50 से ज्यादा देशों में मैच देखते हैं। तो उस नजरिए से भी हमको चीजों को देखने की जरूरत है। आज हम हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में, हमारे टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में, बस्तर में इतने समृद्ध वन हैं, वहाँ के लोगों का पूरा जीवन वनोत्पादों पर जुड़ा हुआ है। आज वनोत्पादों की दृष्टि से वहाँ पर प्रोसेसिंग के सेंटर, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को वैल्यू एडिशन हो। हमारे इतने सुंदर खूबसूरत हमारे बस्तर है, सरगुजा के इतने सारे टूरिज्म पोटेंशियल हैं। हमारे डोंगरगढ़ में इतने सारे हमारे आचार्य विद्यासागर जी का वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। जैन लोगों के लिए इतना बड़ा वो टूरिस्ट सेंटर है। उस दृष्टिकोण से उससे हमारे छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलपमेंट होगा तो दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर जैन लोग भी आएंगे और यहाँ पर रुकेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। चंपारण में वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल है। सिरपुर में बुद्धिस्ट दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धुड़मारास, चित्रकूट, हमारे आकाश नगर, कैलाश नगर बस्तर के, हमारे ढोलकाल जैसे कुटुमसर जगह हैं। बस्तर सरगुजा में मैनपाट, हमारे कोरबांचल, इतने सारे जगह हैं। तो इतना टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर के जो रोजगार हैं उसमें 10% रोजगार केवल टूरिज्म दुनिया भर में ऑन एन एवरेज क्रिएट करता है। केरल की इकोनॉमी को अगर देखेंगे आप तो लगभग 20% से ऊपर की जीडीपी केवल टूरिज्म से आती है। अब जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया में केन्स सिटी है, मैं एक बार वहाँ पर गया था केन्स सिटी में, मैंने पढ़ा कि वहाँ के उस शहर का 85% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म से आता है। और टूरिज्म से बहुत ज़्यादा रोजगार क्रिएट होता है और इससे पर्यावरण को भी उस तरह की क्षति नहीं होती है। तो उस दिशा में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इन नए नए सेक्टर्स को भी फोकस करने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनली चल रहा है उसको मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नए सेक्टर हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को बहुत लाभ होगा। ये सब चीज़ें पॉपुलिस्टिक नहीं होती हैं, बहुत लोकप्रिय नहीं होता है, जब काम होता रहता है दिखता नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में, दशकों में इसका व्यापक प्रभाव होगा। और मैंने फिर कहा कि हर निर्णय लोकप्रिय ही नहीं होना चाहिए, लोकहित का भी होना चाहिए। लेकिन ये भी अगर कहा जाए कि एक आज का नवयुवक है, अगर वो कुछ पढ़ाई करके आ रहा है और नौकरी, तो आपने कहा कि नौकरियों के तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर कोई एक युवा है वो बिजनेस करना चाहता है जी,
तो बिजनेस के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सरकार उसको किस तरह से मदद करेगी? और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उसके पास कोई अप्रोच नहीं है, किसी की पहचान नहीं है, वो एक जी नॉर्मल युवा है, जी। तो क्या वो सरकार के पास जा कर के अपना लाभ ले सकता है? ये आप निश्चित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात आपने बोला है मैम। एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार बोलते हैं कि रोजगार मांगने वाले, रोजगार चाहने वाले के बजाय हम रोजगार देने वाले बने। आज दुनिया में जितने देश हैं जिन्होंने इस तरह के माइंडसेट पर फोकस किया, वो देश बहुत आगे बढ़े हैं। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे युवा इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा स्कीम लॉन्च हुआ वित्त विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कि हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी अपने सैलरी के आधार पर ऐप पे प्रोसेस करके रात को 12 बजे भी लोन ले सकते हैं, और सैलरी के आधार पर जितना लोन मिलेगा वो ब्याज मुक्त होगा। तो रिफाइन करके एक ग्रुप को वो बीड के माध्यम से वो टेंडर मिला है काम करने के लिए, और सरकार का 1 रुपया कभी उसमें खर्च नहीं आ रहा है। तो रिफाइन जो कंपनी है उसको 2 यंग लड़कों ने खड़ा किया है। बेंगलोर बेस्ड जो कंपनी है, कल मुझे पता चला जब वो लोग आए थे तो, और उसमें से एक लड़का है, वो रायपुर का लड़का है। तो इतना अच्छा स्टार्टअप खड़ा किया है रायपुर का लड़का, वो आज यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन कंपनी है। तो इस तरह के आज सक्सेस स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ के भी युवा लिख रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि क्या संभावनाएं हैं, तो इंडस्ट्री पॉलिसी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंडस्ट्री पॉलिसी है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यापार करने वाले साथी हैं उनको कोयला, लोहा, फ्लाई ऐश, स्टील प्लांट के अलावा ज़्यादा इधर उधर दिखता नहीं, रियल इस्टेट। तो मैं अपने ऐसे साथियों को कहना चाहूँगा कि देश और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल, ईवी बेस्ड बैटरी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, नए स्टार्टअप, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आज पूरी दुनिया में, और देश में इसकी बहुत बड़ी संभावना है। उन चीज़ों को भी हमारे युवा और हमारे प्रदेश के निवेशक उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और नई इंडस्ट्री पॉलिसी को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें और उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ें, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा। और आजकल वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हर सरकार मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है। आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं इतना कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर CSIDC में, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो भी मिलेंगे उनको एक अच्छा रिस्पांस दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो उस दिशा में भी हमारे युवा सब लोग काम करें। देखिए, जो बिजनेस करने जाएगा, अपने मन से करने जाएगा, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भी रायपुर कलेक्टर को छोड़ करके राजनीति में आया तो बहुत सारा रिस्क था। मैं अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। जब मैं IAS की तैयारी करने गया था, अनुकंपा की सरकारी नौकरी मिल रही थी। मेरी 4वीं पढ़ी हुई माँ ने मुझे बोला कि बेटा कुछ जीवन में बड़ा करो। मैं उस सरकारी नौकरी को छोड़कर IAS की तैयारी करने गया था। मैं आज राजनीति में आया, IAS रायपुर कलेक्टर को छोड़, उससे बड़ा रिस्क मैं उस समय लिया था। मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि जो नया कुछ करने की कोशिश करता है वो स्ट्रगल करता है कुछ समय तक, इसमें भी मुझे कोई संशय नहीं है। 2 साल, 4 साल, 6 साल स्ट्रगल के हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ग्रोथ की संभावनाएं भी अपार होती हैं। 4 साल, 6 साल हो सकता है बहुत दिक्कत में रहें। दूसरे आपके साथी हैं जो जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लगेगा कि वो बहुत कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब आप एक बार अगर सक्सेस में आगे बढ़ेंगे, आज इकोनॉमी इतनी तेजी से भारत देश की आगे बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में इतनी ग्रोथ संभावना है, तो आपके करियर की भी उतनी बड़ी ग्रोथ संभावना है। लेकिन हो सकता है कि उस रास्ते में रिस्क भी ज़्यादा है, कई साल स्ट्रगल भी होता है, लेकिन जब एक बार पिकअप करेंगे तो एक नई ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं जो कोई जॉब करने वाला उस स्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपने बड़ी सही बात कही, और मैं उस पर आने भी वाली थी कि आप इतनी क्लैरिटी से और इतनी गहराई से हर सब्जेक्ट पर, हर चीज़ पर आप बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत आपके जो आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा है उससे रही होगी, लेकिन उससे भी पहले अगर जाएं तो जो हमने आपकी लाइफ हिस्ट्री देखी, आप शायद क्लास 3 में थे तब आपके फादर की डेथ हो गई। क्लास 2 में थे, और आपके फादर शायद टीचर थे, और आपकी मदर सिर्फ 4th क्लास तक पढ़ी हुई थी, और लेकिन उन्होंने आपको मोटिवेट किया और आपको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाई। तो वो जो एक घर का माहौल होता है, मुझे लगता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे जो पेरेंट्स की जो सीख होती है, जो उनका मोटिवेशन होता है, तो कैसे उनका ये मतलब माइंडसेट था और क्यों उन्होंने आपको
क्योंकि वो तो ये नहीं समझती होंगी कि आईएएस बनूं, उनका होगा सिर्फ हाँ पढ़ाई करो। डेफिनेटली जी। सो आपने कैसे चुना, चूंकि आप भी उस एनवायरनमेंट में नहीं थे, तो आप कहाँ आप इंस्पायर हुए, कहाँ टर्निंग पॉइंट था आपके लिए? एक्चुअली जब माँ का पेंशन नहीं बन रहा था, मेरी माँ का नाम कौशल्या है, बट कुछ डॉक्यूमेंट में स में ई का मात्रा जुड़ गया था, कौशल्या हो गया था। उसके कारण मेरी माँ का पेंशन का केस नहीं बन पा रहा था। तो हम लोग बीओ का ऑफिस जाते थे। मैं उस समय 11-12 साल का था, कई साल तक नहीं बन पाया था। तो बीओ का ऑफिस जाता था रायगढ़ में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस जाता था। तो वो काम हो ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन हम लोग को वहाँ के चपरासी ने कहा, प्यून ने कहा कि भाई बेटा तुम लोग ना कलेक्टर साहब पास जाकर बताओ, ये लोग बदमाशी करते हैं, लोग काम नहीं करते। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए और उन्होंने डीओ को बुला बहुत डांटा कि इन बच्चों का काम नहीं हो रहा है, इतने ज़रूरतमंद लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो करके उन्होंने बहुत डांटा और उसके बाद कुछ ही दिनों में हमारा काम हो गया, पेंशन हो गया माँ का। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कलेक्टर बड़ा तोप चीज़ होता है, ये बनना चाहिए। गांव का मैं सामान्य बच्चा था, मेरे दिमाग में स्पार्क किया और मैं उस ड्रीम को, उस सोच को लेकर के चलता रहा। मैं 8th-9th क्लास में था, 8वीं-9वीं क्लास में था, गांव के सरकारी सामान्य स्कूलों में पढ़ता था। पर ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के मैं रायगढ़ जाता था और वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में एक ठेला था जिसमें मैगजीन बिकते थे। मैं वहाँ सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल खरीदता था, प्रतियोगिता दर्पण खरीदता, इस तरह की चीज़ें खरीदता था और मैं उसको हर बार पढ़ता रहता था। तो उससे मैं उस ड्रीम को लेकर के आगे बढ़ता गया। एक ललक थी, कुछ अच्छे लोगों का धीरे धीरे सपोर्ट मिलना चालू हुआ। उस समय गाइडेंस भी नहीं मिलता था। मेरे गांव की बात छोड़िए, रायगढ़ की बात छोड़िए, उस समय किताबें हमारे रायपुर और भिलाई में भी नहीं मिलती थी आईएएस की। तो जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा था तो बट एक ड्रीम था, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ता गया। और एक जब एक जुनून होता है, आप में कुछ करने का मादा होता है, जीवन में कुछ संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं आप। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि गम गुमान की चिंता किए हुए आप अपने लाइफ पे आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलती है, और वही मेरे साथ हुआ। और एक अच्छे संघर्ष के बाद मेरे को बहुत अर्ली सक्सेस मिल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर जी, किया। मतलब एक अटेम्प्ट मैंने दिया था ग्रेजुएशन के साथ साथ, बट एक्चुअल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट ही था। तो उसमें मेरा बहुत कम एज में आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे युवा साथियों की इस दिशा में सोचें। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ का प्लानिंग करें। आईएएस में तैयारी करना, आईएएस बनना, बहुत हम सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं। ओपी चौधरी सक्सेस हुआ, गांव से निकल करके इतने कम उम्र में आईएएस बन गया, रायपुर का कलेक्टर बन गया, इसको हम देखते हैं। मनोज शर्मा 12वीं फेल था, वो भी हमारे साथ तैयारी किया हुआ है मैडम, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा। अच्छा। और हम लोग एक साथ रिजल्ट देखने गए थे यूपीएससी। हमारा ग्रुप था 15-17 लोगों का, तो यूपीएससी कैंपस में हम लोग एक साथ रिजल्ट देख रहे थे। और जिस दिन मैं आईएएस बना था उसी दिन मनोज शर्मा आईपीएस बना था, और लास्ट अटेम्प्ट था मनोज शर्मा का, वो लास्ट अटेम्प्ट था मनोज शर्मा का, और बहुत अच्छा काम कर रहा है बॉम्बे पुलिस में वो। तो अब 12th फेल है, 12th फेल होकर के वो आईपीएस बन गया। ओपी चौधरी गांव से, बाएं गांव से निकल करके राजधानी रायपुर का कलेक्टर बन गया। ये हम सक्सेस स्टोरी देखते हैं। बट कोई भी हम रास्ता चुनते हैं तो उसके हर पक्ष को हमको देखना है, हमको भावनात्मक होना है, हमको आसान्वित होना है, हमको एक ड्रीम देखना है। बट एट द सेम टाइम हमको फैक्चुअल एनालिसिस भी करना चाहिए। प्लानिंग केवल होप से प्लानिंग नहीं हो सकती, केवल आशा से ही प्लानिंग नहीं हो सकती, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करना चाहिए। आईएएस में आज देखिए 15 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, उसमें डीयू का बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा, आईआईटी के बच्चे, एम्स के बच्चे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे, कौन जेएनयू, कौन डीयू, कौन बेंगलोर यूनिवर्सिटी, कौन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सब जगह के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, वो डीपीएस आरके पुरम का कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा, सब लोग जाके कंपटीशन करते हैं। और 15 लाख 10 लाख जितने भी बच्चे शामिल होते हैं, उसमें से हार्डली 150 के आसपास आईएएस बनते हैं। और सारे सर्विस को हम जोड़ दें तो 800-900 के आसपास सिलेक्शन होता है। तो हम जब फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं तो इस चीज़ का भी हमको एनालिसिस करना चाहिए कि भाई ये 800 लोग सेलेक्ट होंगे, बाकी 14,99,200 लोग फेल होंगे। जब मैं एक पॉलिसी मेकर के रूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ, आज मैं अगर किसी सरकार का हिस्सा हूँ, तो मुझे जो होप वाले मनोज शर्मा हैं, होप वाले ओपी चौधरी हैं, उनके अलावा उन लोगों का भी चिंता करना पड़ेगा जो इस होप में जाते हैं लेकिन 14,99,000 लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उनका इस देश में और समाज में क्या स्थान होगा, उनके लिए क्या विकल्प होंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, हम हर एक को होप देंगे, सिलेक्शन का रेशियो तो वही रहेगा, 1% 2% भी मुश्किल से नहीं रहता।
तो जो बच्चे पास नहीं हो रहे हैं वो योग्य भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने वाले लोगों की संख्या तो लिमिटेड ही रहेगी। तो जब हम अपने करियर को प्लान करते हैं तो केवल इमोशनल होकर हम प्लान नहीं कर सकते। हम अगर फेल होंगे तो हमारा प्लान बी क्या है, हमारा प्लान सी क्या है, इसके बारे में भी हमको एक तथ्यात्मक योजना बनानी चाहिए अपने फ्यूचर की, अपने करियर की, तब हम लाइफ में असली सक्सेस होंगे। और आपने अपनी क्वेश्चन में कहा कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने मेरे बैकग्राउंड के भी बारे में बात की। ऑब्वियसली मेरी माँ को क्या विकल्प हो सकता है नहीं पता था, लेकिन एक पॉजिटिव सपोर्ट कि बेटा कुछ अच्छा करो जीवन में। जब गाँव में आप रहते हैं, आपका पिताजी का अगर अर्ली एज में डेथ हो जाए तो एक अलग ही साइकोलॉजी आपकी हो जाती है। सब लोग अलग नज़रिए से आपको देखते हैं। स्कूल में कक्षा में बैठा हुआ था, जिसके पिताजी नहीं होते, मर गए होते हैं, जीवित नहीं होते हैं, तो उसके उस बच्चे के प्रति एक अलग ही भाव होता है, दया का भाव भी होता है। और उसको मैंने साइकोलॉजिकली कई सालों तक अपने जीवन में महसूस किया। आज दूसरी क्लास में था, मेरे पिताजी का निधन हो गया, मैं तीसरी क्लास में था। ऑब्वियसली बोला जाता था जब बच्चों को कोई, मान लीजिए कोई अधिकारी आए, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला जाता था, तो एक एक बेटा खड़ा होकर बोलते थे कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं। इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते सब बच्चे। अभी मेरे को याद है, मैं तीसरी चौथी क्लास में होता था, जब मेरी बारी आती थी तो मैं अपना नाम तो बोल पाता था, फिर उसके बाद रोने लगता था। ऑब्वियसली एक बच्चे का माइंड सेट वैसे ही होता है। उस साइकोलॉजी को मैंने वर्षों तक फेस किया। और गांव में इस तरह की स्थिति जिसके साथ होती है, शहर में भी जिसके साथ स्थिति होती है, वो बच्चा, दो स्थितियां होती हैं। एक तो एकदम गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, बिगड़ से जाते हैं, घर में कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी स्थिति होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो मेरे साथ ईश्वर कृपा से, मेरे घर की परिस्थितियों के कारण ईश्वर कृपा से दूसरी स्थिति हुई, मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ, जिम्मेदारी का भाव मेरे मन में आया और मैंने कुछ लाइफ में करना है, ये भाव आया। और घर में मुझे जिम्मेदारी का बोध कराया कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, हम एक खराब स्थिति में, तुमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो एक मेरे को लगता था कि आज हम एक डिप्राइव्ड स्थिति में हैं, हर लोग दया के भाव से देखते हैं, तो मेरे को दया की भावना के बीच में ये भाव आया कि मुझे इस दया की भावना में नहीं जीना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, खुद एक मजबूत रूप से अपने आप को स्थापित करना है और दूसरों के लिए सकारात्मक करना है। आज भी जो व्यक्ति संघर्ष करता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके लिए मेरे को लगता है कि जान लुटा दूं। लेकिन कोई व्यक्ति दया के भाव से, मतलब हम लोग मानसिकता से रहें, वो मुझे लगता है कि हमारे करियर में बाधा डालती है, भविष्य में बाधा डालती है। तो हमेशा एक लड़ने का जुनून होना चाहिए। युवा भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे को एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करें, उसे कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें, डिमोरलाइज ना करें। एक जगह आज कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके जगह सफलता के बहुत सारी संभावना है। तो आज देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो बच्चे को हर जगह आगे बढ़ाएं। और ठीक है, बड़ा नहीं भी कर पाता बच्चा, तो भी उसे डिमोरलाइज ना करें। वो अपनी जिंदगी में जहां पर भी है उसे हमेशा पॉजिटिविटी प्रदान करें, क्योंकि देश बनाना है, विकसित भारत बनाना है। मोदी जी का इतना बड़ा विकसित भारत का संकल्प है। तो जो व्यक्ति जहां पर भी है वहां अपना अच्छा काम करेगा, तब देश विकसित बनेगा। और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी या बड़ी होती है। जो हार आपको मिली, क्योंकि आपने जब से सपने देखे और आप एक लक्ष्य के पीछे लगे और आपने पहली अटेम्प्ट में उसको क्रैक भी किया जी, तो काफ़ी लंबे समय के बाद, या ये कहें कि पहली बार जब आप चुनाव हारे तो पहला सेटबैक आपको लगा जी, तो उस वक्त कैसा आपने फील किया और वापस कैसे कम बैक किया? क्योंकि राजनीति में आना इतना बड़ा फैसला ऑलरेडी आपने एक रिस्क के तौर पर ही लिया होगा जी। और फिर वहाँ आप आए और आप तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद इस बार मेरा फैसला गलत हो गया? मैडम, मैं हमेशा अपने जीवन को सक्सेस के आधार पर नहीं जीता, अच्छा, सेटिस्फेक्शन के आधार पर जीता हूँ। और सेटिस्फेक्शन मैं किसी बड़े ऊंचाई पे पहुंचकर प्राप्त नहीं करता हूँ। मैं सेटिस्फेक्शन अपने कोशिशों से प्राप्त करता हूँ, अपने प्रयासों से प्राप्त करता हूँ, अपने मेहनत से प्राप्त करता हूँ। जब मैं अच्छा कर रहा होता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसके आधार पर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। मैं अच्छा कर रहा होता हूँ जिस भी जगह हूँ, तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मैं जैसा कहा कि अपने लाइफ को सक्सेस के आधार पर नहीं जीता, सेटिस्फेक्शन के आधार पर जीता हूँ। और मुझे लगता है कि लाइफ के लिए यही फिलॉसफी हमको अडॉप्ट करनी चाहिए। कठिन है ये फिलॉसफी अडॉप्ट करना, कठिन होता है। हाँ, वैसे भी क्योंकि हर किसी के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। तो मेरे को लगता है मैडम कि आप जैसे आप किस बड़े जगह में हैं, उससे आप खुश नहीं रह सकते। जैसे आपने कहा कि मैं विपक्ष में, अब जब मैं चुनाव हारा खरसिया से, खरसिया ऐसी सीट है पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक लोगों को पता है कि आज़ादी के बाद हमारी पार्टी कभी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है।
2013 तक जीत का, कांग्रेस की जीत का अंतर वहाँ प्रदेश में सेकेंड हाईएस्ट होता था मरवाही के बाद। तो सेकेंड हाईएस्ट मार्जिन से हमारे हारने वाली सीट थी। आज़ादी के बाद हम वहाँ पे नहीं जीत पाए थे, आपातकाल में भी हम वहाँ पे इतने बड़े लहर में नहीं जीत पाए थे। 90 के लहर में 1990 की जो भाजपा की हमारी सरकार बनी थी उस समय मध्य प्रदेश में, तब भी हमारे आदरणीय लखीराम जी को भी वहाँ पे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा दिग्गज नेता, हालांकि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तब भी वहाँ पर मतलब इस तरह की सीट रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब वो तो मेरे को मोटा मोटी पता था कि मैं यहाँ पे चुनाव हार सकता हूँ, ये 99% मुझे पता था। लेकिन राजनीतिक यात्रा जब आप प्रारंभ करते हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में करनी चाहिए, क्लीन स्लेट के रूप में आपको करना चाहिए, और किसी हार या जीत से किसी राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक भविष्य तय नहीं होता है, इस मानसिकता के साथ करनी चाहिए। पार्टी जो निर्णय करे उसको कार्यकर्ता को स्वीकार करना चाहिए, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में जहां है जैसे हैं अपना द बेस्ट करना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ मैं राजनीति में आया था। मेरे को भी पता था कि मैं यह चुनाव हार सकता हूं, और इसलिए मुझे कोई सेटबैक नहीं हुआ। 5 साल मैंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन के निर्देश पर काम किया। किसी ने मुझे 5 सेकंड डिप्रेस नहीं देखा होगा। हाँ, आज सरकार में है, एक बड़े कुर्सी पे होते हैं तो लोगों को एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, कुर्सी के प्रति कई बार एक नफरत भी हो जाता है, मैंने ये रियलाइज किया है। और आपके खिलाफ दुनिया भर के राजनीतिक षड्यंत्र भी होते हैं, उससे कई बार मेरे को डिप्रेशन होता है। रादर देन विपक्ष में कार्यकर्ता के रूप में 5 साल काम करने में 5 सेकंड डिप्रेशन नहीं हुआ। आज सरकार में है, बड़े पद पे हैं, तो कई सारी चीजें ज्यादा चैलेंजिंग लगती हैं, राजनीतिक षड्यंत्र, टांग खिंचाई, वो उससे ज्यादा दुख होता है। ये आपने बहुत अच्छी बातें कही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से और अच्छा काम करते रहें और छत्तीसगढ़ को आप एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जाएं, जहां पर एक पूरे वर्ल्ड में जो है इसका एक नाम हो। इस तरह से आप काम करें। ईश्वर ने, जनता ने जो दायित्व दिया है मैम, उसको अपने पूरी कोशिश के साथ अच्छा करेंगे। लोकहित हो, छत्तीसगढ़ का अच्छा भविष्य हो, छत्तीसगढ़िया 3 करोड़ भाई बहनों के लिए अच्छा हो, उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। जब जिस जिम्मेदारी में हो, ऊपर की जिम्मेदारी हो, नीचे की जिम्मेदारी हो, उससे मेरे जीवन में फर्क नहीं पड़ता। मैं ऊंचाई पे गुमान नहीं आने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, नीचे पोजीशन पे रहने पे गम ना आए, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ रहेंगे द बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। यही ताकत, यही ऊर्जा ईश्वर प्रदान करे, यही मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता भी यही आशीर्वाद प्रदान करे। हमारी ऊंचे पोस्ट या नीचे पोस्ट से हमारी जिंदगी फर्क नहीं पड़ता, जब जो दायित्व मिला उसमें अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बेस्ट विशेष आपकी कि आप अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी। आज छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर ओपी चौधरी जी से जो बातचीत की, उससे एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई कि आप चाहे हर जवाब से सहमत नहीं हो, लेकिन आपको सबके विचार सुनने ज़रूर चाहिए। और मुझे लगता है कि यही संवाद की खूबसूरती है और लोकतंत्र की ताकत भी है। इसी तरह से आप हमारे एपिसोड्स को देखते रहिए, और आप हमारे एपिसोड्स को पसंद करते हैं तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और अगले एपिसोड में आप किस विषय पर और किस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।